चलो फॉलो मी, फॉलो हिम। सबर्बन के बहुत ही जाने माने मूर्तिकार आज हमारे साथ है। विशाल रंजनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टोरिया में। आज 60 गणपति है मेरे पास लगभग। 60 मंडल, 60 गणपति, 2010-15 साल। हर साल कुछ नया आता है, इनसे अच्छा होना चाहिए। पर बप्पा मेरे लिए बप्पा ही है। सभी को लगता है कि नहीं, मेरे मूर्ति पे कम ध्यान देता है। आपस में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। इनके एंगल से सब सेम रहते हैं। वो 11 दिन का गणपति बप्पा नहीं बैठा, वो साल भर के लिए उनकी सोच रहती है। 60 दिन में 60 गणपति करना है, सोच लीजिए। GR आया, स्टे लग गया, ये सब कोर्ट तक वो मैटर पूरा चला। विदाउट POP गणेश फेस्टिवल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा अंदर भी हम ये कारखाने में देखिए। देख के बात कर लेते हैं आगे। हमको आदत रहती है कि पापा हमें एकदम तैयार रूप में मिलते, सो दिस इज ओनली फॉर योर स्टोरिया चैनल पे। हम आपको पूरा इनका प्रोसेस दिखा भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और उसी के साथ मूर्तिकार का जो लाइफ है, उनके जो इश्यूज है, उनके जो टॉपिक्स है, वो सब भी हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, ये जमीन है और यहाँ पे बापा के पैर है, तो ये मूर्ति क्या है? मतलब सर, ये मूर्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लीज एक्सप्लेन। तो इस साल का ट्रेंडिंग क्या है? की मूर्तियाँ बहुत दिखेंगी मुंबई में। द थीम इज फॉर दिस ईयर। तो मूर्तिकार सर ने हमें पूरा अंदर का इनसाइड बता दिया। तो अगर आपको रोड्स पे या मंडप में दिख रहा हो, सो दिस इज अ ब्लूपर हमने दे दिया आपको इस साल का पूरा। इस बार हम लोग उसके पीछे की कहानी लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी, द मुंबई's बिगेस्ट फेस्टिवल गणेश उत्सव। गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार, दिस इज शिवम एंड विथ मी इज के योगेश। सर, मुंबई का वातावरण बदल गया है। हम लोग देखते हैं कि गणपति पंडाल का हम लोग हॉपिंग करते हैं। हम लोग हर गणपति पंडाल को विजिट करना चाहते हैं, पुणे हो, मुंबई हो और कहीं भी हो। लेकिन इस बार हम लोग उसके पीछे की कहानी लेकर आए हैं कि कहाँ पर बनते हैं मूर्तियाँ और कौन बनाता है उसमें और कितनी मेहनत लगती है उसमें। सो यस, इन दिस वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एकदम एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी ऑफ द मुंबई's बिगेस्ट फेस्टिवल गणेश उत्सव। गणपति बाप्पा मोरया। सो शिवम, आज हम कहाँ पर आए हैं? सो जैसे कि आपने कहा, हमें जाननी है एकदम इनसाइड स्टोरी ऑफ दिस फेस्टिवल। तो उसके लिए हम आए हैं वीरा देसाई में, अंधेरी में। यहाँ पे ही बगल में कंट्री क्लब है, उसी के बगल में यहाँ पे कारखाना है विशाल रंजनकर जी का। VR आर्ट्स नाम से इनका कारखाना है और बहुत ही फेमस ये मूर्तिकार है मुंबई सबब में। तो जानेंगे हम उन्हीं के साथ, उन्हीं की जुबानी कैसा होता है ये गणेश फेस्टिवल। चलो फॉलो मी, फॉलो हिम। हम देख रहे मुंबई में इतना पूरा भक्तिमय वातावरण अभी होने ही वाला है, और वो होने के लिए भी जो लोग इसके पीछे दिन रात काम करते हैं, वो होते हैं मूर्ति के मूर्तिकार। तो हम पापा को अपने घर पे तो लेके आते हैं, लेकिन इतना पूरा एंगल, वो भावना कब आती है जब एक मूर्तिकार अपनी पूरी जान उस मूर्ति के पीछे लगाता है। तो आज उसी को कवर करने हम हैं मुंबई में, अंधेरी के इस इलाके में। और सबर्बन के बहुत ही जाने माने मूर्तिकार आज हमारे साथ है। विशाल रंजनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टोरिया में। सो विशाल सर, कैसा है आपका पूरा इतने साल का एक्सपीरियंस? आपने कब इस फील्ड में आप आए, या आप थोड़ी सी जानकारी हमारे सारे ऑडियंस को आपके बारे में? ये 2010 से मैंने चालू किया हो, गणपति के क्षेत्र में आया। एक गणपति से चालू किया था, 60 गणपति। 2010-15 साल। ओके, यस। और आज 60 गणपति है मेरे पास लगभग, और 60 गणपति कर रहा हूँ। पर देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कितना अच्छा काम दे सकूँ मंडल को। अभी भी कोशिश जारी है सीखने की, जितना हो सकता है मैं मंडल को देने की कोशिश करता हूँ बेस्ट। तो 60 मंडल, 60 गणपति, बड़े वाले मूर्ति। बड़े हर साल कुछ नया आता है, हर साल मंडल को नया चाहिए रहता है, और हर साल नई कोशिश रहती है कि करने की, कैसे करना है, क्या करना है, डिजाइन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नया दे सकते हैं अपन। मंडल को हर साल कुछ यूनिक चाहिए, सबसे अलग चाहिए, सबसे अलग चाहिए। मेरा पप्पा इनसे अच्छा होना चाहिए। पर बप्पा मेरे लिए बप्पा ही है। सभी के लिए बारे में मेरे को अच्छा सोचना है। सब मंडल मेरे लिए एक जैसा रहता है। सभी को लगता है कि नहीं, मेरे मूर्ति पे कम ध्यान देता है, इस पे ज्यादा देता है, इस पे कम देता है। पर सभी पप्पा मेरे लिए एक जैसा रहता है। खाली वो जो आप लोग जो डिजाइन लेके आते हो, वो डिजाइन आपका अच्छा होना चाहिए कि आप क्या लेके आ रहे हो, तो वैसा ही मुझे बना के देना रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसे कि हम सब पापा के आशीर्वाद पे रहते हैं, वैसे जितने भी सारे मंडल है आपस में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। ये
बट इनके एंगल से सब सेम रहते हैं, ये अपनी पूरे एफर्ट सभी मंडलों को इक्वली देते हैं, बस बाकी तो थोड़ा कंपटीशन रहता है, बट इट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन पे आते हैं। 100%, सर क्या आपको लगता है अभी मुंबई में इतने बड़े पैमाने पे गणपति का त्योहार मनाया जाता है, आपको क्या लगता है, मतलब वो कंपटीशन मंडलों में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या वो आपका कंपटीशन उसके रहेगा बारे तो में क्या है? उत्साह रहेगा ना। साल भर जिस बप्पा की हर मंडल राह देखता है कि इस साल का बप्पा ऐसा होना चाहिए, उस साल का बप्पा ऐसा होना चाहिए, ये करना है नया, वो करना है, मूर्तिकारों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करना है, सब कुछ होता है ना। तो हर मंडल को लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, तो उसी के ऊपर मंडल सोचता है कि साल भर की मेहनत रहती है। वो 11 दिन का गणपति बप्पा नहीं बैठा, वो साल भर के लिए उनकी सोच रहती है कि आने वाला साल कैसा होगा अपना। तो उतना ही मतलब टास्क हमारे लिए रहता है कि इनके लिए गए साल इनको ये करके दिया अपन, अभी इससे ज्यादा बेस्ट क्या कर सकते हैं अपन, तो ज्यादा टेंशन वाला काम रहता है। मूर्तिकारों को तो 100% टेंशन रहता है। मंडल को देख के जाने के बाद भी खुशी नहीं रहती, किसी और का गणपति देखा नहीं ये अच्छा है मेरा कम है, और उनको ऐसा समझ भी नहीं आता है। टाइमलाइन का प्रेशर, टाइमलाइन को 3 महीने में हम कितना कर सकते हैं, 3 सर महीने कब में मतलब भी कब स्टार्ट होता है, समझो अभी अगस्त तो- 26 से हमारे गणेश उत्सव शुरू हो रहे, तो आपकी तैयारी कब से शुरू हो जाती है पूरे? ऐसा तो देखने का तो 2.5 महीने का ही हमको मिलता है। 2.5 महीने में हम लोग सिलेक्शन, मंडल भी 2.5 महीना पहले आता है, 2.5 महीने पहले ही हमको पंडाल भी बांधना है, सब कुछ करना है, जगह भी अवेलेबल करना है, बारिश भी होती है उस सब समय। कुछ का अवेलेबल करना है, फिर वो क्ले वर्क भी करना है मंडल के हिसाब से। सब 2.5 महीने में हम लोग को 60 गणपति करना है, 60 दिन में 60 गणपति करना है, सोच लीजिए। टास्क, इट्स अ टास्क। ऐसा लगता है कि अरे होगा कि नहीं होगा, पर हम लोग को पता है बप्पा है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। सर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर तो अभी जो बीएमसी के जो रूल्स आ रहे थे, इससे आपको कितनी तकलीफ हो रही है या प्रॉब्लम? तकलीफ ये हुई है टाइम, क्योंकि टाइम कम मिला हमको। पॉइंट? 2 महीने का जो लिमिट होता है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, उसमें भी हम लोग का जीआर आया, स्टे लग गया, ये सब होते कोर्ट रहता तक वो है। मैटर पूरा क्योंकि चला गया। हमारी संगठन जो है महाराष्ट्र मूर्तिकार संगठन, इन्होंने जो फाइट लिया इसके लिए बहुत बड़ा काम, उनका योगदान है। हमारे प्रशांत देसाई जी है जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो एफर्ट दिखाया हमारे लिए लड़े, वो बहुत अच्छी बात है। उनके वजह से आज हम लोग वापस से कर रहे हैं। हाँ, मंडलों का भी साथ उतना मिला हमें, ऐसा नहीं कि नहीं, पर मूर्तिकारों का भी साथ उतना था। पर हमारे अध्यक्षों ने, हमारी जो टीम है, जो बॉडी पे है, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट दिखाया। हम तो उनके भरोसे पे ही थे कि होगा क्या नहीं होगा, पर उन्होंने इतना हमको भरोसा दिलाया था कि गणपति होगा मतलब होगा, मुंबई की शान, महाराष्ट्र की शान गणपति मतलब होगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो जैसे कि हमने देखा कि सब हालचाल बहुत तेज़ी से हुई कुछ ही महीनों में, और लेकिन मेरा ये सवाल है कि अभी ये त्यौहार है 11-12 दिन का, लेकिन पूरा साल उसके बाद भी रहता है, बट ये सब चीज़ें जैसा त्यौहार न सिखाते तो ऐसे क्यों सर सामने आ जाती है, सब प्रॉब्लम तभी क्यों लगता है? पीओपी का ये मसला बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर इसका गाइडेंस हम लोग फॉलो करते ही है। देखने गया तो हर घरों में, हर जगह पे पीओपी लगता है। सिर्फ गणपति के लिए ही कैसे क्या हो सकता है, ये सोचना चाहिए जरा। बट मेरे को भी ये सवाल है, मतलब चलो सब लोग बोलते हैं इको फ्रेंडली यूज़ करना चाहिए, इट्स फाइन, बट वो छोटी मूर्ति होगी, लेकिन मुंबई में इतने बड़े पैमाने पे, हाँ मतलब इज इट प्रैक्टिकल? इतना समझो सर, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट करो, लाल बाग का इतना बड़ा वो फेमस मंडल है, बाहर से लोग आते हैं, लोगों को सालों से उस मूर्ति को इतना भव्य दिव्य रूप में देखने की इच्छा है या देखने की आदत है, तो अचानक से अगर हम बोलेंगे कि उसको इको फ्रेंडली करना है, तो इज इट पॉसिबल कि इतनी बड़ी मूर्ति क्ले या हो ही बने? नहीं सकता। तो इसका सोल्यूशन कैसा आ सकता है, क्या हो सकता है? क्ले का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्ले का इतना बड़ा मूर्ति बन ही नहीं पाएगा, राइट। चाहे कोई मूर्तिकार बना रहे इको फ्रेंडली के नाम पे पेपर गणेश। सिर्फ पेपर गणेश में क्या यूज होता है, आप खुद सोचिए। व्हाइटिंग यूज होता है, फेविकॉल यूज होता है, पेपर तो यूज होता है, eco-friendly कैसे कैसे इको होगा? फ्रेंडली होगा वो? राइट। इसके साथ कोई खड़ा होता है, इसके लिए नहीं बोलता है कोई। पीओपी कभी भी कोई चीज़ खराब नहीं करती है। एकमात्र सॉल्यूशन पीओपी है गणेश उत्सव के लिए, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। विदाउट पीओपी गणेश फेस्टिवल होगा ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए बीएमसी तो अपना काम करती है, बहुत अच्छा खूबी से करती है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीएमसी अपना दायित्व पूरा अच्छी तरह से करती है। कुछ चीज़ें होती है अंदर जाती नहीं, वो बाहर आएगी, उसको तो निकालना ही है। क्ले तो नहीं है कि अंदर जाके बैठ गई जो और पानी को जो और गंदा करे। बहुत से एनजीओ है जो ये चीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे हम भी जाते हैं कि पापा हमको भी लगता है कि कुछ चीज़ें करना चाहिए, तो हम भी योगदान देते हैं। जैसे कुछ एनजीओ इनके हैं तो इनके साथ भी हम चले जाते हैं कि पापा ये साफ सफाई करना अपना भी काम है, अपन देते हैं। मैं गणपति देना जानता हूँ तो मेरे को साफ सफाई भी मेरे को याद रखना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग छोटे सर ने गणपति भी बहुत सही कहा है कि बीएमसी वगैरह तो करती रहेगी, लेकिन पापा हमारा अभी एनजीओ कई सालों से क्लीनिंग कर रहा है। क्लीनर नाम से हम ये इवेंट करते हैं जू पे, तो हमारा टैगलाइन ये रहता है कि बापा हमारे, उत्सव हमारे,
और इस उत्सव को हमें सिर्फ विसर्जन तक ही नहीं रखना है, उसके बाद भी हम उसे हाँ। सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे? वो बीच क्लीनिंग के साथ। तो उसी तरह हम सबको एक साथ होकर इस उत्सव को पूरा एंड करना है, नॉट ओनली टिल विसर्जन बट इवन आफ्टर द पोस्ट विसर्जन, नेक्स्ट डे ऑन द बीचेस। सो यस सर, लेट्स हैव थोड़ा सा अंदर भी हम ये कारखाने आगे में देखिए। देख के बात कर लेते हैं आगे। हमको आदत रहती कि पापा हमें एकदम तैयार रूप में मिलते, सो दिस इज ओनली फॉर योर स्टोरी चैनल पे हम आपको पूरा इनका प्रोसेस दिखा भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और उसी के साथ मूर्तिकार का जो लाइफ है, उनके जो इश्यूज है, उनके जो टॉपिक्स है, वो सब भी हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, ये जमीन है और यहाँ पे पापा के पैर है, तो ये मूर्ति क्या है? मतलब सर ये मूर्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लीज एक्सप्लेन। ये बैलेंसिंग गणपति है टोटल, वन पीस रॉड पे खड़ी। मतलब जब ये बन के भी रेडी होगी, इट विल बी लाइक वो हवे में है या Yes, yes. ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बापा का पैर है, तो यस इट्स रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट। नाम क्या बोले सर? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हाँ, एक पैर पर खड़ा है, एक पैर पे खड़ा। रियली चैलेंजिंग, पूरा वेट इस पर आ रहा है। मतलब ये प्रोसेस आप थोड़ा बताइए, मतलब कैसे स्टार्ट होता है ये? अभी तो हमें पूरा आकार दिख रहा है, Raw. बहुत कितना काम बाकी है और इसमें से? रॉ होता है। ओके, सी ये है रॉ मूर्ति। हर मूर्ति का स्टार्टिंग फेज ऐसा होता है। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे 4-5 लोग एक मूर्ति के पीछे काम कर रहे हैं। इस साइड वाले तो अभी भी रॉ, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग फेज में। उस तरफ सर इट्स लाइक कितना काम हो गया वहाँ पे? कलर लग गया? 80%। ओके, सो उस पार्ट में 80% मूर्तियों के काम हो चुके हैं। ये जितना भी जो बाहर निकला हुआ कांटा दिखा है, हाँ, उसको जो एक्स्ट्रा Finishing. पीओपी है, हाँ। एक्स्ट्रा जो मटेरियल लगा हुआ रहता है, राइट। उसको निकालने का काम होता है। उसके बाद जो फिनिशिंग का काम चालू होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि लोहे को तपना पड़ता है तब जाके वो, तो भले पीओपी लेकिन फिर भी हर मूर्ति को तपना पड़ता है इस आग से सर। मतलब देखिए ना सर, वो डिटेलिंग एक वो जो काता बोलते हैं ना सर, यस, काटा। जो भावनाएं हर एक मूर्तिकार सर देते हैं हर एक मूर्ति के पीछे, इट्स रियली अप्रिशिएबल सर। दिख रहा है 2-2.5 महीने में इतने सारे लोगों को डिमांड पूरी करना, इट्स अ टास्क। एंड विशाल सर बहुत ही, उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा काम करी है। बट आई वुड लाइक टू डिस्कस द प्रोसेस सर, मतलब कैसा प्रोसेस स्टार्ट होता है? समझो मेरा मंडल है, मैं आपके पास आया, तो फिर मतलब कैसे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है? मंडल आते हैं स्केच लेके, ओके, स्केच लेके आते हैं। स्केच लेके आते हैं, फिर हमारे पास कुछ है वो पूछते हैं क्या, तो उसके हिसाब से गणपति बनाया जाता है। सो इस साल का ट्रेंडिंग क्या है? मतलब हर साल मेरे हिसाब से एक थीम रहता है। जैसे राम मंदिर बना था तो जय चल रहा है ज्यादा। ओके, जैसे राम मंदिर बना था तो सब राम जी का चल रहा था। जय मल्हार का है। सो गाइस, दिस ईयर जय मल्हार की मूर्तियां बहुत दिखेंगी मुंबई में। यस, द थीम इज जय मल्हार फॉर दिस ईयर एंड आई गेस मूर्तिकार सर ने हमें पूरा अंदर का इनसाइड बता दिया। तो अगर आपको रोड्स पे या मंडप में जय मल्हार तलवार के साथ एक फेटा ऐसा दिख रहा हो, सो दिस इज अ ब्लूपर हमने दे दिया आपको इस साल का पूरा। राइट सर, ये जो मूर्तियाँ बनती है उसमें शुरुआत होती है पाद्य पूजा, तो Yes. यहाँ पर भी ऐसा होता है? वो 100%। 100% होता है ये। मतलब पाद्य पूजन का क्या कॉन्सेप्ट है सर? मतलब मंडल लोग यहाँ थे, पाठ पूजन पाठ पूजन और पाद्य पूजन दोनों अलग चीज अलग अलग है। पाठ पूजन अलग है, पाठ पूजन अलग है। पाठ पूजन मीन्स जो गणपति की शुरुआत करते हैं अपन, जो गणपति जहाँ पे विराजमान होने वाले हैं जो पाठ पे, तो उसकी पहली Okay, पूजा करते हैं, nice. उसको शुद्ध कर लेते हैं, उसकी शुद्धता कर लेते हैं, उसके बाद गणपति हम लोग बनाने लेते तो मतलब ये जितने यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं सब मंडल ने ला के आपके पास हैं। छोड़े। Yes, yes, 100%। बट मुझे दिख रहा है कई से पार्ट पे ऐसे सब पूरा रॉड और अटके है, तो ये Balancing. पार्ट रीयूज होता है उनको कि हर साल नया लेते हैं? ये विसर्जन हो जाएगा। ये पार्ट विसर्जन हो जाएगा, तो मतलब हर साल हर मंडल हाँ, नया पार्ट देते हैं। जिसको नया कुछ लेना है, बैलेंसिंग गणपति लेना है, तो उसके लिए वो कुछ चीजें विसर्जन करना ही है। सर ये कौन सा प्रोसेस है? कलर के पहले वाला पार्ट है, ये रॉ के बाद वाला है। ये रॉ के बाद? दिस इज ओके। सो हमने यहाँ पे स्टेजेस देखे, रॉ है, इसको क्या बोलेंगे सर? रॉ के बाद फिनिशिंग, और इसके बाद आएगा डायरेक्ट कलरिंग। इसके बाद होएगा वापस एक बार फाइनल टचअप होगा फिनिशिंग का। इसके बाद प्राइमर होएगा, प्राइमर के बाद वापस घसाई होएगी पॉलिश पेपर अच्छा, से, फिर से पॉलिश होगा। फिर बॉडी कलर, फिर बॉडी वॉश। ओके, इतना लंबा और लेंथी प्रोसेस है। मुझे इतना यहाँ पे पसीना आ रहा है,
और ये यहाँ पे मतलब काम कैसे चलता है सर? शिफ्ट में है आप, मैं देख रहा हूँ इतने सारे आदमी आपके साथ काम कर रहे हैं, आप ये मैन पावर कैसे हैंडल करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर है रंजीत सोनी बोल के, अच्छा, जो आदमी उन लोग प्रोवाइड करते हैं। बट फिर इन लोग बाकी का साल भर अगर ये इसी फील्ड के रहते हैं इसी फील्ड के रहते हैं। कुछ हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद में भी चल रहा है ज़्यादा, तो हैदराबाद चले जाते हैं। फिर जैसे हैदराबाद का सीजन खत्म होने आता है तो मुंबई आ जाते हैं। दुर्गा सीजन भी आता होगा ना, दुर्गा पूजा। तो हम पूरा यहाँ पे एक अलग मैन पावर वाला भी देख रहे कि ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हो, साल भर खाली इन पे ही उनकी जिंदगी चलती है और वो अलग अलग स्टेट्स में फेस्टिवल के टाइमिंग के हिसाब से उनका रोजी रोटी चलते हैं। ओके, दैट इज न्यू थिंग व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड टुडे। बट सर, अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट 80% का भी सब मूर्तियों का हो चुका है, तो इसके बाद अभी इनका डायरेक्ट कलरिंग होगा, इस पे शेडिंग होगा, लिखाई होगी, गोल्डन होगा, फिर प्रभावल का काम होगा। तो अभी आपका डे नाइट सब चल पूरा ही रहा है, डे नाइट ही चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेडलाइंस आ रहे हैं। नहीं 10 दिन बचा है। पहली मूर्ति आपके कारखाने से कब निकलने वाली है सर? ये 15 अगस्त को जाने वाली है। ये मूर्ति 7 बंगले का चिंतामणि, ओके। इच्छा पूर्ति, 7 बंगले का इच्छा पूर्ति। 7 बंगले का इच्छा पूर्ति विशाल भाई के कारखाने से पहली मूर्ति निकलेगी इस साल की, और वो निकलेगी 15 अगस्त को। सेकेंड मूर्ति अंधेरी का मोरिया, वो भी उसी दिन की, उसी दिन 15 तो अगस्त। 15 अगस्त को अगर आप अंधेरी में, वीरा देसाई में रह रहे हो या आजू बाजू में कहीं हो, तो जरूर इस एड्रेस पे आना, हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। विशाल रंजनकर जी के कारखाने में आपको अच्छा आगमन 16 भी देखने को मिल सकता है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है दोनों तरफ आपको हाथी दिख रहे हैं, उनकी अभी सुन बनना बाकी है, इस पे बहुत सारा काम करना बाकी है। उसके पीछे देखेंगे, अगर आपने 10,000 BC मूवी देखा होगा, तो वो मैमल, जो फर्स्ट मैमल्स में जो एलिफेंट्स है, उसका सर है। ओके, वो आइसबर्ग वाला, आइसबर्ग वाला, और उसका आपको दिख रहा है, ट्रंक दिख रहा है, और उस पर बैठे हैं हमारे गणेश जी, वो भी कृष्ण के अवतार में, उनके हाथ में बांसुरी आएगी, वहाँ पर खाली ये दिख रहा है। So you also have an eye of a मूर्तिकार award? No, but that's called an observation. So in this side you can see dolphin. So जैसे मूर्तिकार विशाल रंजनकर जी ने बताया कि हर मंडल अपनी एक चित्रकला या अपना एक स्केच लेकर आते हैं कि हमें इस तरह से बनाना है, तो ये उनका एक यहाँ पर डिमांड रहा होगा कि हमें डॉल्फिन वाला बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक भव्य सा डॉल्फिन बना है और उस पर हमारे गणेश जी विराजमान। जैसे कि विशाल भाई ने भी कहा था कि ये साल जय मल्हार बहुत ट्रेंड में, तो वो देखिए, वो रहा जय मल्हार जी की मूर्ति, वो एंगल, रूप वहाँ पे दिख रहा है हमें गणेश जी में, जिसमें उनके So I guess this year जय मल्हार is on trend. Very nice, good. Yeah. Okay, let's move up ahead. आप अगर इस मूर्ति को देखें तो एक पैर पर खड़ी है और वो डमरू की बीचों बीच खड़ी है, तो उसका बैलेंस पूरा उस एक पैर पर है। दिस इज रियली चैलेंजिंग है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, तो वो एक पर्वत श्रृंखला पर खड़ी हुई मूर्ति दिख रही है और उसने धोती पहनी है, और ऊपर शायद ऊपर न दिख रहा है मुझे, जो उसको हाइड कर रहा है। मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी तब हमें पता चलेगा। ऊपर आपको चंद्रकोर भी दिख रही है। सो ये अगेन शिवा का बहुत सारा क्या बोल सकते, इसेंस दिखा रही है मूर्ति। यहाँ पर भी एक मूर्ति दिख रही है जो कछुए पर है, जो कछुए पर खड़ी है। आपको अगर पता होगा, तो मेरे ख्याल से जब मैं बचपन में मैं हमेशा सोचता था कि कूर्म अवतार जो विष्णु के 9 अवतार है, उसमें से कूर्म अवतार एक है, दैट इज कासव, दैट इज कछुआ। तो ये एक बहुत अच्छा है। बाद में वो मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, तो हर इसमें एक मूर्ति बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, और कछुआ बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है हिंदू धर्म में। हर मंदिर के बाहर कछुआ होता ही है। तो आपने हमेशा सुना होगा गणपति जी के, गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से उनका नाम है एकदंत। क्या आपको पता है इसकी स्टोरी क्या है? जब महाभारत लिखा जा रहा था, तो किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा, और वो वेद व्यास जी महाभारत बता रहे थे, वो वदन बोलते उसको, वो बता रहे थे, और गणेश जी लिख रहे थे। लेकिन ये सब शुरुआत होने से पहले एक उन दोनों में एक चैलेंज टाइप होगा कि वहाँ पर वेद व्यास जी कंटिन्यूसली कथन करेंगे
और गणेश जी कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक भी रुक जाता है तो उसके लिए हम सब सोच सकते हैं कि पेनाल्टी है या उनका जो भी तय हुआ था। तो इस बार क्या होता है, उनका गणेश जी का कलम टूट जाता है, तो वो भगवान है खुद भी, सो वो अपना खुद का दांत हल्के हाथ से तोड़ देते हैं और उसी से ही पूरा महाभारत, बाकी का जो महाभारत वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह से वो अपनी वचन की पूर्ति करते हैं और इस तरह से महाभारत 1 लाख श्लोक है उसमें, वो कंप्लीट हो जाता है। आप हर मूर्ति में देख सकते हैं कि उनकी बाएं साइड की, लेफ्ट साइड का एक दांत जो रहता है वो टूटा हुआ रहता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है या टूटा हुआ रहता है। भगवान गणेश की बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान गणेश कैसे बने, उनको कैसे हाथी का सर मिला, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इवन एक दंत के बारे में भी अलग अलग कहानियां। माइथोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। माइथोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग एंगल से सोचा गया है और अलग अलग एंगल को दर्शाया गया है। अब आज हमने आपको एक दंत की कहानी बताई है। अगले एपिसोड में, अगले बार जब हम पंडाल देखने जाएंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो आपको हिंदू माइथोलॉजी का पूरा विवरण देगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी को आना है तो वो लोग आ सकते हैं विजिट करने के लिए? ओके, सो अगले साल अगर किसी को ये बुक करना है तो उन्होंने कब करना चाहिए? हम लोग गुड़ी पड़वा से हमारा काम चालू हो जाता है। गुड़ी पड़वा से? हाँ, बुकिंग चालू हो जाता है। जून में जुलाई तक हम लोग का एंड हो जाता है। ओके, बुकिंग बंद हो जाए, बुकिंग क्लोज हो जाए। ज़्यादातर कैसा हैदराबाद का हो गया, यहाँ से हैदराबाद जाता है। ओके, मुंबई से आप हैदराबाद में मूर्ति भेजते हो? हैदराबाद जाता है, वेरी नाइस। गुजरात है, अहमदाबाद है, फिर नासिक है। तो बट सर इतनी बड़ी मूर्तियाँ मतलब कैसे लेके जाते हो उन लोग ट्रांसपोर्ट में? करते हैं ट्रांसपोर्ट वो लोग, वही तो उनके लिए बप्पा सब कुछ करवाता है। उत्साह बहुत है। गणेश उत्सव बोले तो अभी ऑल ओनली फॉर महाराष्ट्र के लिए नहीं रहा, ऑल इंडिया के लिए। इंडिया, वेरी नाइस। एंड हमारी भी तहे दिल से इच्छा है कि वी आर आर्ट्स ना केवल मुंबई महाराष्ट्र, आपने तो कहा गुजरात, हैदराबाद और बाकी राज्यों में भी आपके एफर्ट्स के थ्रू आपकी मूर्तियाँ पूरे इंडिया में पहुँचे, ये हमारे आपको शुभकामनाएं। और मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ एक्सपोर्ट हो गई है। सो मे बी जो हमारी व्यूवर्स है यहाँ पर, अगर किसी को आपको बाहर देश में कहीं भी मंगाना है तो आप विशाल रंजन सर जी, बट नॉट फॉर दिस ईयर, नॉट फॉर दिस ईयर, फॉर 2026। आपका धन्यवाद, आपने हमें यहाँ विजिट के लिए परमिशन दिया। यहाँ सारे हमने गणपति की मूर्तियाँ देखी और आपकी जितनी मेहनत है, आपकी टीम की मेहनत है, हमने जाना, हमारे व्यूअर ने भी जाना। आप सभी भी देख सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है, कितना प्लानिंग लगता है और कितना डेडिकेशन लगता है। हम तो सिर्फ जाते पंडाल में मत्था टेकते, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। और विशाल रांजनकर जी ने बहुत सारे अपने अनुभव यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और थँक यू विशाल सर, यस, खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्ही बहुमूल्य वेळ दिला तुमचा। हम देख रहे हैं कि डेड एंड्स आ गए, मतलब एंडिंग्स आ गए, डिलीवरी के डेट स्टार्ट होने वाले हैं और उस सब में से भी विशाल भाई ने हमको यहाँ आने की अनुमति दी, उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और ये पूरा कारखाना और एक मूर्तिकार का लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है वो आज हम सब ने विशाल भाई के थ्रू आपके लिए जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। जय गणेश। तो जय गणेश, गणपती बाप्पा। सर एकदा रिक्वेस्ट तुम्ही करा आमच्या चॅनलसाठी, आम्ही एवढे मेहनत घेतो, तुम्ही बघतात आम्ही काय मेहनत घेतो और हमारा ये प्रामाणिक इच्छा है कि हम ऐसे अमेजिंग स्टोरीज आप सबके लिए लाए। तो सर इनको क्या करना होगा? लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। क्या? थैंक यू अमेजिंग। So do follow, like, comment and share this amazing story with all your friends, family, and for more such interesting stories, you all know what we have to do. Follow story. कर दो